हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं शशांक भट्ट आपके लिए लेके आया हूँ नीट के इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आज हम ग्रुप 13 और 14 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी कि जो 11th क्लास में आपके होता है, क्योंकि हम वही सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं तो उसको कंप्लीट कर देते हैं एक बार। देखो, पहला क्वेश्चन जो है वो मैचिंग करनी है आपको। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये हाइड्रोजन का और पी ब्लॉक का कॉमन हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हाइड्राइड्स जो हैं आपको हाइड्रोजन नाम के चैप्टर में पढ़ाए जाते हैं, बिल्कुल अलग से एक सेपरेट टॉपिक रहता है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से हाइड्राइड आपके पास प्रेजेंट हैं। देखो, ये जो है ना सोडियम, तो एक होते हैं आपके, ये तो ज़्यादा ही कुछ फॉन्ट साइज है इसका, देखना ज़रा। यहाँ पे आपके पास एक होते हैं बेटा सॉल्ट लाइक, है ना, या फिर आयनिक या फिर सेलाइन। ये सारे आपके जो हाइड्राइड्स होते हैं इनको कौन बनाता है? इनको ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स बनाते हैं। तो जैसे सोडियम है तो ये जो बनाएगा ये सेलाइन हाइड्राइड बनाएगा। ए का सेकंड, देखो ए का सेकंड दो जगह है, बी में और डी में। और देखो आप PH3, तो PH3 आएगा बेटा इलेक्ट्रॉन रिच वाले केस में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। कैसे? जैसे जब आप PH3 को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आपको एक लोन पेयर दिखेगा जिसको ये डोनेट कर सकता है। अब भाई कोई अगर चीज़ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है तो मतलब वो क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं। तो ऐसे ही आपके ग्रुप 15, 16, 17 वाले जो हाइड्राइड्स बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन रिच। तो PH3 किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिच में। बी का क्या आ गया? फोर्थ। ए का सेकंड और बी का फोर्थ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चलो, और देखो आप, ये जर्मेनियम कार्बन फैमिली का है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स बनाने वाले ग्रुप 14 के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे CH4, ठीक है, SiH4। तो इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और चारों यूज़ हो जाएंगे, तो बल्कि 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल पूरा रहेगा। तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। और ये जो आपके हैं इन्हें मेटेलिक, ठीक है, साथ ही साथ आप इन्हें, है ना, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी बोल सकते हो, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। चलो, कोवेलेंट को मॉलिक्यूलर भी बोल दिया जाता है, ठीक है। ये सारे आपके दूसरा नाम इनका क्या है? कोवेलेंट हाइड्राइड्स। तो ये सेपरेट टॉपिक रहता है बच्चों हाइड्रोजन चैप्टर में। अब वहाँ नहीं है तो हमने इसको यहाँ इंक्लूड कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं पी ब्लॉक का यहाँ से रिलेशन यूज़ हो रहा है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, उसके बाद सी का फर्स्ट और डी का क्या है? थर्ड। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चेक कर लो आप। हाइड्राइड्स पहचानना कोई बहुत ही, है ना, टफ बात नहीं, आराम से आप पूछ सकते हो। एक दो बार हमसे भी पूछा गया था जब हम डेमो या इंटरव्यू दे रहे थे। तो अच्छा है, चीज़ थ्योरेटिकल है, NCERT में है, पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखना आप, यहाँ भी मैच करना है आपको। ये भी 2023 का क्वेश्चन है, अगर नीचे आपको दिख रहा हो तो। कोक बेटा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है मेटलर्जी में, ठीक है। उसके बाद डायमंड, अगर डायमंड और ग्रेफाइट तो यार बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप। डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में तो सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन का प्यार है हमारा। डायमंड और ग्रेफाइट कहाँ पढ़ा करते थे? याद करो इनको, जहाँ पे आप कार्बन के एलोट्रोप्स पढ़ते थे। चैप्टर का नाम होता था क्लास 10 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो डायमंड जो है, डायमंड क्या है? डायमंड में जो हर एक कार्बन है, ईच कार्बन शेयर्स इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये चारों के चारों शेयर करता है और कैसा रहता है? sp3 हाइब्रिडाइज रहता है। वहीं ग्रेफाइट जो है, जो ये क्या करता है? ये केवल, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है, यूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फॉर शेयरिंग। किसके लिए? शेयरिंग के लिए। तो यहाँ पे हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहता है। चलो आगे पढ़ो। डायमंड कह रहे हैं कार्बन एटम्स आर sp3, सही बात है। उसके बाद फुलरीन, एक और होता है बच्चों कार्बन का एलोट्रोप फुलरीन,
जिसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। बकमिनिस्टर फुलरीन इसमें एक स्पेसिफिक फुलरीन है जिसे C60 मॉलिक्यूल से भी आप जानते हो, बहुत ही जाइंट मॉलिक्यूल होता है। ठीक, तो फुलरीन में क्या है, फुटबॉल की तरह केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट का कैसा स्ट्रक्चर होता है, लेयर्ड, जिसके कारण आप उसे एज अ लुब्रिकेंट यानी कि फ्रिक्शन कम करने का एजेंट यूज़ कर सकते हो। ए का थर्ड देखो 2 जगह है, बी का फर्स्ट एक ही जगह है, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, देख लो। तो यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, यहाँ पे जो टॉपिक अगर आपने पढ़ा हो और इस क्वेश्चन को करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो इसको आप ज़रूर पढ़ें, NCERT से इम्पोर्टेंट है, देख लो। नेक्स्ट देखना, BF3 इज़ अ प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों यूज़ भी कर लेगा तो भी 6 इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे। तो बात हो रही है हाइब्रिडाइजेशन की बच्चों, मैंने बॉन्डिंग में भी सिखाया है आपको। इसके पास क्या है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तीनों यूज़ कर लिए इन्होंने फ्लोरीन के साथ। ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ क्रॉस से। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं बच्चों, ये क्या बना रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp2। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6, sp2 and 6 यहाँ दे रखा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो इसलिए मैंने बॉन्डिंग पढ़ाते समय कहा था बेटा बेसिक है इनऑर्गेनिक का, ब्लॉक केमिस्ट्री में यूज़ होगा। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालने नहीं आता है तो ज़रूर सीख लो, 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे आपको। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वहाँ से भी क्वेश्चन मिलेगा, तो बॉन्डिंग तो ज़रूर करो। नेक्स्ट देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप 13 एलिमेंट। थोड़ा सा यहाँ पे लोचा रहता है। क्या लोचा है सर? लोचा वही है यार कि भाई केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कुछ नहीं होता है मेरे लाल, जो चीज़ हम समझा नहीं पाते हैं उसको हम एक्सेप्शन बोल के आपको रटवा देते हैं, लेकिन हर जो चीज़ का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है तो वो आपको दिया जाएगा। जैसे यहाँ देखो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, है ना, ये सब एलिमेंट हैं आपके बैगन, आलू, गाजर इन थाली ग्रुप 13 के। यहाँ क्या है बच्चों, 2p1 है कन्फिग्रेशन, यहाँ 3p1 है, यहाँ क्या है, यहाँ पे 4p1 से पहले 3d10 भी है। और d ऑर्बिटल्स का क्या होता है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। d ऑर्बिटल्स का क्या होता है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब इससे होगा क्या सर, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट से क्या फ़र्क पड़ेगा? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट से बच्चों ये फ़र्क पड़ेगा कि जो न्यूक्लियर चार्ज होगा, मान लो ये आपकी 3d ऑर्बिटल है, ये 4p ऑर्बिटल है, यहाँ न्यूक्लियस से क्या लग रहा है, चार्ज। तो ये जो है पुअर शील्डिंग का मतलब है 3d ऑर्बिटल्स इस चार्ज को रोक नहीं पाएंगे, चार्ज आगे चले जाएगा, ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस की तरफ को शिफ्ट हो जाएंगी। मतलब यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से साइज़ क्या हो जाएगा, कम। न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा चलेगा बाहर को, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें अट्रैक्शन फील होगा और वो न्यूक्लियस की तरफ को शिफ्टेड रहेंगे, जिसकी वजह से आपको यहाँ घपला देखने को मिलता है। ठीक है, वो एल्यूमिनियम का साइज़ ज़्यादा हो जाता है, गैलियम का साइज़ कम रहता है। बाकी जनरल ट्रेंड है कि डाउन द ग्रुप, बाकी तो जनरल ट्रेंड है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज होता है, ये जनरल बात है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, सबसे ज़्यादा तो इसका हो जाएगा, फिर सेकंड लास्ट इसका, तो कौन सी, तो ठीक है। यहाँ देखो ये चेंजेस कहाँ हुए हैं, गैलियम का कम, एल्यूमिनियम का ज़्यादा कहाँ है, देखो यहाँ गैलियम का ज़्यादा, ये गलत, यहाँ गैलियम का ज़्यादा, ये गलत, यहाँ गैलियम का कम है बट यहाँ पे इसको आगे कर दिया है तो सबसे ज़्यादा होगा, तो ये गलत हो गया यहाँ पे। तो बच कहाँ रहा है, देखो गैलियम को स्मॉल ए कर लेना, यहाँ पे आप यहाँ पे गैलियम को स्मॉल ए कर लेना। पता भी है इतना तो यार, है ना, पता है सर इतना, आप इन्हें ऐसा समझते हो ना, डबल डैश हम है नहीं। देखो ये लो, तो गैलियम का कम, एल्यूमिनियम का ज़्यादा, Dl सबसे लास्ट में, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, डी ऑप्शन भी है, इसको भी ध्यान रखना, ये क्या है, डी ऑप्शन है। बताओ समझ आया? तो ये चीज़ भी आपको पीरियोडिक में बताई जाती है। तो फिर मैं कह रहा हूँ ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ो मत पढ़ो, बट पीरियोडिक और बॉन्डिंग ज़रूर पढ़ लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके वहीं से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, AlF3 is soluble in HF only in the presence of KF. It is due to the formation of, देखो यहाँ पे क्या होता है, कंपाउंड बन जाता है। ठीक है,
K3AlF6, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहता है जो कि क्या हो जाता है, सॉल्युबलाइज। तो देखो ये K3AlF6 ये रहेगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ लो आप, इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैं फिर बता रहा हूँ, शायद बॉन्डिंग वगैरह में बताया होगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है सर? इनर्ट पेयर इफेक्ट, जैसे जैसे बेटा आप ग्रुप में नीचे आते हो तो सबसे लास्ट वाले एलिमेंट के लिए वहाँ पे क्या होता है कि मतलब इतना ज़्यादा पुअर शील्डिंग होता है ऑर्बिटल्स का, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स, एफ ऑर्बिटल भरी जा चुकी होती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि एस ऑर्बिटल्स को तो बहुत अच्छा चार्ज मिलता है, न्यूक्लियस से जो चार्ज चल के आएगा सबसे ज़्यादा किन्हें मिलेगा? एस ऑर्बिटल्स को, ठीक है कि नहीं, बताओ। तो होता क्या है, जैसे कि मैं आपसे समझाऊं यहाँ पे, मान लो पहले आपके पास क्या रहा, 4F 5D, ठीक है, फिर आपका 6S है। तो होता ये है बच्चों, वैसे 7S भी कह सकते हो। तो D और F का क्या होता है? D और F का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, इनका क्या होता है? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। जिससे क्या होगा सर? जिससे ये होगा कि 6p वाले इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ये तो बॉन्डिंग में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। रीज़न क्या है सर? रीज़न बताओगे इसका? रीज़न ये है कि यहाँ से जो चार्ज चला वो F और D ऑर्बिटल ने तो सही से नहीं रोका, बट S ऑर्बिटल उस चार्ज को क्या कर देते हैं? कम, क्योंकि S ऑर्बिटल्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट अच्छा होता है। S ऑर्बिटल्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? अच्छा। तो ये S ऑर्बिटल्स को इतना चार्ज मिलता है कि अब ये कहते हैं हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करवाएंगे। बॉन्ड बनता ही क्यों? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। वो स्टेबिलिटी ने यहीं मिल गई, न्यूक्लियस से खूब चार्ज आया पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स के पास था नेगेटिव चार्ज, तो उन्होंने क्या है, फिर उन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। इसी रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड ना बनाने के लिए कहा जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट, रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, जिसका कॉन्सिक्वेंस क्या है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप स्टेबल होते हैं। तो ध्यान से देखो आप, +1 इस ग्रुप की 13 की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है हाइयर, वो +3 है और लोअर +1। क्यों? क्योंकि कन्फिग्रेशन होती है NH2NP1, ठीक है। कन्फिग्रेशन क्या होती है? NH2NP1 होती है। चलो, यही है ना बैगन आलू गाजर इन थाली, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, तो सबसे ज़्यादा इसकी बैगन आलू गाजर, ये देखो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डाउन द ग्रुप, ये बात ध्यान रखना, डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। इस बार जेई में भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली के लिए था बट वो, तो ध्यान रखना इनर्ट पेयर इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अनेबल टू फॉर्म MF6 3- आयन। 6 बॉन्ड बनाने हैं बच्चों, ठीक है। अगर आप बोरॉन की बात करो तो बोरॉन के पास क्या है? 1s2 2s2 2p1। VBT के अकॉर्डिंग तो इसको एक ही बॉन्ड बनाना चाहिए था, बट एक्साइटेशन थ्योरी ने कहा आप इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवा लो। उन्होंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाओ। 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और एक क्या बना सकता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है और 3 क्या बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना लेगा यार। बट यहाँ क्या है, आप तो 6 बॉन्ड बनवा रहे हो, तो ये काम बोरॉन नहीं कर सकता, ठीक है। बोरॉन जो है 6 बॉन्ड नहीं बना सकता, कैन नॉट फॉर्म 6 बॉन्ड्स। रीज़न क्या है बच्चों? रीज़न क्या है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं। अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल होती तो फिर भी हम कह सकते थे, है ना। अगर 2D होता, 2D तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो बोरॉन नहीं बनाएगा इस टाइप का आयन, देख लो आप। तो ये भी चीज़ हम एक्साइटेशन थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा देते हैं, तो पता है, क्योंकि ब्लॉक केमिस्ट्री बड़ी होती है, अब तो हट भी गई है बुक से, तो बच्चे उसको ज़रूर स्किप करेंगे, तो हम इसको पहली बॉन्डिंग में पढ़ा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट कौन है? अगर आप इसको पढ़ो SnF4,
ठीक है, और या PbF4। तो दोनों का खेल क्या है बच्चों, SnF4 एंड PbF4, ठीक है। यहाँ पे आपको इनका नेचर बताना है। SiCl4 ईजिली हाइड्रोलाइज हो जाता है, सही बात है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस में ये होता है कि वाटर जो है वो अपना लोन पेयर, जिस भी मॉलिक्यूल की हाइड्रोलिसिस होती है उसके सेंट्रल एटम में अपने लोन पेयर देना चाहता है, तो ये काम तो हो जाएगा क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगी, ठीक है। जर्मेनियम है ना, इज़ मोर स्टेबल, यानी कि कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती, तो कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती। तो यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ पे है कि आपका Pb का +1 ज़्यादा स्टेबल रहेगा, सॉरी +2, और बाकी सबका क्या है, बाकी सबका +4 ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ जर्मेनियम है तो जर्मेनियम का +4 ज़्यादा स्टेबल होगा जर्मेनियम के 2+ के। बात आती है उस पर बच्चों, SnF4 और PbF4 का नेचर आपको बताना है कैसा रहेगा, ये आपको बताना है। बताओ कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसका रेफरेंस NCERT से भी हम आपको दे सकते हैं। देखो अगर मैं इसका रेफरेंस आपको NCERT से दूं तो मैं पेज नंबर बता दे रहा हूँ, वहाँ पे आप पढ़ लेना इस बात को, क्योंकि ऐसे वर्बली क्या है नहीं हो पाता है भाई। ट्रस्ट क्या बोल रहे हैं सर, रटवा रहे हैं, रटवा नहीं रहे हैं बेटा, कुछ चीज़ तो थ्योरेटिकल है, आपको समझना पड़ेगा। शायद मैंने देखा भी था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, याद आ गया। देखो कौन सी फैमिली है, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में आपको हेलोजेंस उनके देखने पड़ेंगे, हेलाइड्स। कार्बन फैमिली में आपको क्या देखने पड़ेंगे, हेलाइड्स देखने पड़ेंगे। तो हम आ गए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन में, ठीक है। तो यहाँ बेटा साफ साफ लिखा हुआ है कि SnF4 और PbF4 दोनों कैसे होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं। इन्होंने तक एक्सेप्शन वर्ड लिख रखा है, देखो 10 पूरा पढ़ देता हूँ। मोस्ट ऑफ द MX4 आर कोवेलेंट इन नेचर। इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को ये क्या कह रहे हैं कि कोवेलेंट नेचर का है। इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को क्या कह रहे हैं कि ये कोवेलेंट नेचर का है, ठीक है कि नहीं। चलो उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम इन हैलाइड्स में जो है sp3 होता है, दिख ही रहा है। देन कह रखा है कि exceptions are SnF4 and PbF4 which are ionic in nature. PbI4 does not exist। चलो ये तो बात की बात है। तो यहाँ गलत कौन सा हुआ बेटा, गलत ये वाला हो जाएगा, PbF4 कोवेलेंट नहीं, आयनिक होता है। SnF4 PbF4 दोनों क्या होते हैं, आयनिक। और बाकी ग्रुप 14 के हैलाइड्स कैसे होते हैं, कोवेलेंट। जाने ही यार कार्बन को कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए जाता है और ये आयनिक कह रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने तक एक्सेप्शन मेंशन कर रखा है। तो इसमें अब पॉसिबल एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, वरना बुक्स में पॉसिबल एक्सप्लेनेशन होती है, हमें बस इंटरप्रेट करना होता है उसे। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट स्टेबल। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो सब जो है ना, सब क्या कर रहे हैं, सब यहाँ पे 6 बॉन्ड बना रहे हैं, यही तो हो रहा है। देखो SiCl6, GeCl6, SiF6। तो देखा ये गया कि सिलिकॉन 6 क्लोरीन तो अकोमोडेट कर सकता है क्या, बताओ। एक सिलिकॉन को 6 फ्लोरीन अकोमोडेट करवा रहे हो, माना सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये वहाँ पे 6 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन साइज़ भी तो मैटर करता है ना, साइज़ मैटर्स। देखो सिलिकॉन जो है अपने अराउंड 6 फ्लोरीन एटम्स को क्या कर लेगा, अकोमोडेट कर लेगा। ये देखो 3 3 6। उसके बाद जब बारी आएगी क्लोरीन की, तो क्लोरीन का साइज़ तो रिलेटिवली ज़्यादा है, तो यहाँ बसड़ मच जाएगी, बहुत ज़्यादा क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है, जिसकी वजह से SiCl6 बिल्कुल अनस्टेबल होगा। ए ऑप्शन। जर्मेनियम है सर, टिन है, तो बेटा कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती, ये तो क्या है, इनका खुद का सेंट्रल एटम का साइज़ भी तो बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप, बट सिलिकॉन का साइज़ छोटा था तो 6 फ्लोरीन को अकोमोडेट कर सकता है, बट 6 क्लोरीन को जैसे ही वो अपने आसपास लाएगा, भयंकर वहाँ पे धक्का मुक्की हो जाएगी, कंपाउंड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, it is because of inability of ns2 electrons of the valence shell to participate in bonding। ठीक है, इससे होगा क्या, देखो Sn और Pb, कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती, Pb का +2 ज़्यादा स्टेबल है, Pb का कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, +2, और Sn का क्या है बच्चों, Sn का +4 ज़्यादा स्टेबल है। तो Pb जाना चाहेगा किस में, ये जाना चाहेगा बच्चों +4 में, यानी कि खुद ऑक्सीडाइज होगा,
खुद ऑक्सीडाइज होगा तो कैसे एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, है ना, बताओ। और SN4+ में है तो 4+ में रहेगा, ठीक है, यहाँ नहीं जाना चाहेगा, ये काम ये नहीं करना चाहेगा। तो ध्यान से देखो आप, SN2+ इज ऑक्सीडाइजिंग, SN2+ SN4+ में जल्दी से जाना चाहेगा, यानी कि ये खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरों को क्या करवाएगा, रिड्यूस। SN2+ कैसा होगा, रिड्यूसिंग नेचर का होगा, ये बात गलत हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, SN2+ इज रिड्यूसिंग, ये बात सही है। Pb4+ को चेक करो, Pb4+ खुद कैसा है, अनस्टेबल, तो ये जाना चाहेगा Pb2+ में, यानी कि खुद रिड्यूस होगा और दूसरों को क्या करवाएगा, ऑक्सीडाइज, तो ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा, तो ये बात सही है बच्चों। जो एलिमेंट जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है अगर वहाँ पे अनस्टेबल है तो वो अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेगा, और स्टेबल में जाने के लिए जो वो काम करेगा, मान लो ऑक्सीडेशन किया तो दूसरों का फिर रिडक्शन करवाएगा, तो इसलिए रिड्यूसिंग, और अगर खुद का रिडक्शन करवाता है तो दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाएगा, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग। सर आपने डिसाइड कैसे किया, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट या आयन। नेक्स्ट देखो, Which of the following oxidation states are most common characteristics for lead and tin? वही बात बेटा, कार्तिक, शिव, गणेश संग पार्वती, तो इनके लिए +2 ज़्यादा स्टेबल है, इनके लिए +4। पहले किसके लिए बोला है, लेड के लिए, लेड की क्या है +2 और टिन की +4, +2 +4, ए ऑप्शन सही है, देख लो आप। तो कितने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, सारा खेल इनर्ट पेयर इफेक्ट का चल रहा है, तो क्यों ना इनर्ट पेयर इफेक्ट को आप लोग पढ़ लो और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो फिर आप उन्हें क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट देखना, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो, डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव 2 डायमेंशनल नेटवर्क, बिल्कुल गलत बात, इनका क्या होता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है। डायमंड इज कोवेलेंट, ग्रेफाइट इज आयनिक, ना भैया, दोनों ही क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। करेक्ट पूछा है ना, करेक्ट। डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सही है। ग्रेफाइट इज sp2, बिल्कुल सही है। कैसे बताया, आप पढ़ते थे ग्रेफाइट अच्छा कंडक्टर होता है, क्यों, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। ग्रेफाइट है तो कार्बन का ही है ना, एलोट्रोप, तो कार्बन के बाद 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे जिसमें 3 तो वो यूज़ कर लेता है और 1 फ्री रहता है, यही फ्री इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करवाता है, यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, करंट फ्लो करवाता है, तो ये बात सही है। केवल ग्रेफाइट एज अ लुब्रिकेंट वर्क करता है, डायमंड नहीं करता है। करेक्ट पूछा था तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करने हैं। CO2 गैस इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेटर, नहीं भाई, CO2 सॉलिड, जिसे आप ड्राई आइस भी कहते हो, ये यूज़ होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट पूछा है, द स्ट्रक्चर ऑफ C60 कंटेन्स 6 कार्बन रिंग्स, नहीं 26 कार्बन रिंग्स होती हैं बच्चों, और 12 क्या होती हैं, 5, है ना, यानी कि 20 हेक्सागन्स होते हैं इनके में, और 12 क्या होते हैं, 12 पेंटागन्स होते हैं। 12 क्या होते हैं, पेंटागन्स। चल, तो ये भी गलत। ZSM5 क्या मतलब है, जियोलाइट सीव साइज ऑफ मॉलिक्युलरिटी 5, मतलब ये जो है इनके पास पोर सीव्स होते हैं, है ना, तो पर्टिकुलर जियोलाइट्स के पास गैस एल्कोहल्स को गैसोलीन में कन्वर्ट करने का काम आता है, बिल्कुल सही बात। CO कलरलेस है बच्चों, और 3 मैंने आपको न्यूट्रल गैसेस बताई थी, NO, CO और N2O। तो देखो, कलरलेस ओडरलेस गैस है, यहाँ पे न्यूट्रल भी आता तो भी सही हो जाता, ये बात भी सही है, NCERT में पढ़ सकते हो आप कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ में। तो C और D सही हैं बच्चों, है ना, C और D सही है, जो गलत है वो मैंने बता दिया क्यों गलत है। नेक्स्ट देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक सर्जरी, ठीक है, कॉस्मेटिक सर्जरी में किसको यूज़ किया जाता है, तो सिलिकॉन्स को यूज़ किया जाता है बच्चों। क्यों यूज़ किया जाता है, इनकी बायोकम्पैटिबिलिटी की वजह से। क्या रीज़न है ना, तो रीज़न है बायोकम्पैटिबिलिटी। सिलिकॉन्स को आप एज इन कॉस्मेटिक सर्जरी या मेडिकल फील्ड्स में यूज़ कर लेते हो। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ मोनोमर फॉर अ हाई मॉलिक्यूलर मास सिलिकॉन। होता क्या है बच्चों, होती कहानी ये है कि जैसे यही है, ठीक है, इसको समझा दूँ मैं, सिलिकॉन्स बनते कैसे हैं, तो ये रहे इसके पास
3 मिथाइल ग्रुप, ये रहा क्लोरीन। तो यहाँ पे बच्चों होगा क्या, जैसे ही आप वाटर ऐड करोगे तो यहाँ पे Cl को रिप्लेस करके OH आएगा, ये मिथाइल ग्रुप है। ऐसे ही एक मॉलिक्यूल और होगा और वो आपस में कंडेंसेशन करेंगे, यहाँ से वाटर रिमूव होगा तो आपको डाइमर बनता हुआ दिखेगा, पॉलीमर नहीं बनेगा। यहाँ से क्या बनेगा बच्चों, डाइमर बनेगा, यहाँ से डाइमर बनेगा। तो हमें तो पॉलीमर बनाना है ना, तो यहाँ से नहीं बन सकता। एक Cl है, बाद में एक OH आएगा और वही एक OH कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये पॉलीमर नहीं, ये क्या बनाएंगे, डाइमर बनाएंगे। तो सिलिकेट्स भी पढ़ लेना, बट कंपाउंड्स इस बार के लिए लेस इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट, हैलाइड्स है ना, स्टेबिलिटी, वो सब। द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सिलिकेट्स, बेसिक की अगर आप मुझसे बात करो तो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट तो यही होती है SiO4 4-, SiO4 4-। नेक्स्ट देखो, विच स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे गलत लग रहा है, बताओ। बेराइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइक्लिक सिलिकेट, Mg2SiO4 is an orthosilicate, feldspars are not aluminosilicates, basic structural unit in silicates is the SiO4 tetrahedron। ये बात तो सही है, ठीक है, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। फेल्डस्पार्स क्या होते हैं, आर नॉट एल्यूमिनोसिलिकेट्स, ये बात है ना थोड़ा सा डाउटफुल है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, NCERT की हेल्प लेंगे कि हम ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। फेल्डस्पार्स के बारे में दिया होगा इन्होंने, देखो कहीं पे दिया है क्या, हाँ, एग्जाम्पल्स आर फेल्डस्पार्स इन जियोलाइट्स, ठीक है। इफ़ एल्यूमिनियम एटम रिप्लेस बैलेंस द नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एल्यूमिनियम एटम्स रिप्लेस करते हैं तो आर नॉट नहीं आना चाहिए, आर एल्यूमिनोसिलिकेट्स। मैं लाइन पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको, देखो इन्होंने लिखा है इफ़ एल्यूमिनियम एटम रिप्लेस फ्यू सिलिकॉन एटम्स इन 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, तब बनते हैं आपके जियोलाइट्स। चलो, तो नॉट नहीं, एल्यूमिनोसिलिकेट्स तो रॉन्ग पूछा है तो ये रॉन्ग है। फेल्डस्पार्स भी क्या होते हैं, एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं। नेम द 2 टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट इन विच वन ऑक्सीजन एटम ऑफ SiO4 इज शेयर्ड। तो पायरो में होता है बच्चों, ठीक है, किस में होता है, पायरो में होता है, ऑर्थो में एक भी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द स्ट्रेट चेन पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय, स्ट्रेट चेन पॉलीमर कौन बनाएगा, वही वाली बात है, ठीक है, मतलब जिसके पास 2 OH ग्रुप हो, एक OH ग्रुप इधर, तो यहाँ से 2 जगह से कंडेंसेशन हो जाएगा ना, और ये क्या बना लेगा आपका स्ट्रेट चेन। ऐसी आगे चल रही होगी कहानी, तो यहाँ से जो है वो चेन चलती रहेगी, यहाँ से क्या है, चेन चलती रहेगी इस तरीके से। तो स्ट्रेट चेन के लिए आपको 2 Cl चाहिए होंगे, देखो यहाँ दिए हैं SiCl2, जिनको आप हाइड्रोलिसिस करके 2 OH बनाओगे और फिर स्ट्रेट चेन बन जाएगी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एनाइंस इज प्रेजेंट इन द चेन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए। फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं, देखो SiO4 4-, ये तो बेटा ऑर्थोसिलिकेट्स के लिए है, ये किसके लिए है, ऑर्थोसिलिकेट्स के लिए। ये जो है एक ऑक्सीजन शेयर होता है, ये किसके लिए है, ये है पायरोसिलिकेट्स के लिए। ये किसके लिए है, ये पायरो के लिए है। बात आ रही है चेन स्ट्रक्चर्स के लिए, तो चेन स्ट्रक्चर्स में क्या है, आपके 2 ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं, तो SiO4, ठीक है, एक शेयर हुआ। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ किसकी, चेन स्ट्रक्चर्स के लिए, सिलिकॉन्स की बात चल रही है ना, सिलिकेट्स की, सॉरी, ठीक है। तो इसका अगर फॉर्मूला आपको दिखाया जाए तो Si2O5 ही वाला लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये अपने को मेंशन नहीं रहता है, तो ये जो है यही बनाएगा आपका क्या, चेन स्ट्रक्चर। बताओ क्लियर है। तो ध्यान रख लो, ऑर्थोसिलिकेट्स में नो ऑक्सीजन एटम इज शेयर्ड, पायरोसिलिकेट में एक ऑक्सीजन एटम शेयर होता है, ये भी पूछा जा सकता है। बट यहाँ से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर वो बताओ आप, ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेटा ये है कि आप
क्या पढ़ लो, साइज का ऑर्डर पढ़ो इनका, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का पढ़ो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का पढ़ो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ो, और इनके जो कॉमन कंपाउंड्स हैं जैसे ऑक्साइड्स हैं, हाइड्राइड्स हैं, हैलाइड्स हैं, ठीक है, रिएक्शन विद एयर एंड वाटर, ये तो ज़रूर पढ़ के जाओ यार। ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जो सारे एलिमेंट्स के लिए आपको पढ़नी है। आप सिलिकॉन, सिलिकेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड इन सब को स्किप कर सकते हो क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट फिर भी मैंने करा दिया। जिन लोगों ने पढ़ा है वो अपना अप्लाई करें, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो कृपया करके इन चीज़ों पे फोकस करें, चाहे वो ग्रुप 13-14 की बात हो, चाहे 15, 16, 17 और 18 की, ठीक है। और है क्या कोई? हाँ, ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जियोलाइट इज़ फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है? कैटाइन एक्सचेंजर की तरह यूज़ होते हैं, कलर दिख रहा है, हाँ होते हैं, ठीक है। आपका आयन एक्सचेंज मेथड हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ाया जाता है। आयन एक्सचेंज मेथड वाटर सॉफ्टनिंग में यूज़ होता है। दे हैव ओपन स्ट्रक्चर विच enables them to take up small molecule, सही बात है। Zeolites are all aluminosilicates having 3-dimensional structure. Some of the SiO4 units यहाँ पे units आना चाहिए, ठीक है, units आर रिप्लेस बाय AlOFO4 5- आयन्स इन द जियोलाइट। ऐसा नहीं है भाई, ऐसे अगर ऐसा आप करते हो ना तो यहाँ पे इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होगी, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा गलत, बाकी सही भी है। तो आपका एलिमिनेशन से भी यही बन रहा है, बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं। तो ये था आपका जियोलाइट्स के बारे में। नेक्स्ट देखो, और है क्या? नहीं है, ठीक है। तो धन्यवाद बच्चों लेक्चर में बने रहने के लिए। जो मैंने कहा है यार इस चैप्टर में वो ज़रूर पढ़ना, ठीक है। क्या कहा है सर आपने? जनरल प्रॉपर्टीज़ जैसे साइज़, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसके बाद एयर वाटर के साथ कॉमन रिएक्शन है, इनके जो हैलाइड्स हैलोजन के साथ रिएक्शन है, ये सब, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। पी ब्लॉक हो गया अपना, अब वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला रह रखा है और हाइड्रोकार्बन वाला, तो उसका आपके साथ PYQs लेके आएंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। मिलेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।